नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तारों का जन्म तथा उनके विकास के बारे में पढ़ाएँगे। आकाश में टिमटिमाते तारे वे आकाशीय पदार्थ हैं, जिनके पास खुद की रोशनी होती है और वो जो बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। हमारी पृथ्वी के सबसे निकट रहने वाला तारा सूर्य है। खगोल शास्त्रियों ने अपनी खोजों के आधार पर यह सिद्ध किया कि तारों का जन्म और विकास और मृत्यु होती है। तारों का जीवन काल 5 विभिन्न अवस्थाओं में पूरा होता है। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और हीलियम तथा अन्य गैसों की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में धूलकण भी होते हैं। ये गैसें और धूलकण अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। इन गैसों की अपनी गर्मी बहुत कम होती है, जिससे ये बहुत पास-पास होती हैं। जहाँ ये गैसें बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी घनत्व ज़्यादा होता है, वह स्थान गैस मेघ कहलाता है। इन मेघों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ये स्टेलर नर्सरी आपके तारों के विकास की पहली स्टेज है। जैसे जैसे ये गैसें पास पास आती हैं, वैसे वैसे गैस मेघ सिकुड़ने लगता है और ये गैस मेघ अर्ध ठोस और गोलाकार ले लेते हैं, जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। इस इसे आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस समय तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। तारे के बाहरी भाग में हाइड्रोजन उपस्थित होती है, जिससे उसके बाहरी भाग में नाभिकीय क्रियाएं जारी रहती हैं और पैदा होने वाली ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है और इसका ऊपरी भाग फैलने लगता है। फैलते फैलते तारा बहुत बड़ा आकार धारण कर लेता है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा यानी रेड जिएंट स्टार कहते हैं। लाल दानव तारे के अंदर के भाग में केवल हीलियम ही शेष रहती है। अब इसका लाल दानव तारे में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। जिस किसी लाल दानव तारे का भार सूर्य के भार के लगभग बराबर होता है, उसकी बाहरी परत या बाहरी भाग उसके अंदर वाले भाग से अलग हो जाता है। फिर अंदर के भाग में उपस्थित हीलियम सिकुड़कर बौना रूप धर लेती है। साथ ही बंद हो चुकी नाभ की क्रियाएं फिर से शुरू हो जाती हैं और हीलियम कार्बन जैसे भारी पदार्थों में बदलने लगती है। इस क्रिया में गर्मी तो पैदा ही होती है, बाद में यह बौना तारा सफेद रोशनी भी देने लगता है। ऐसे तारों को श्वेत वामन कहते हैं। कुछ समय के बाद श्वेत वामन काला वामन ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। जिन लाल दानव तारों का भार सूर्य के भार से अधिक या कई गुना अधिक होता है, तो तारे की क्रोड में स्थित हीलियम लगातार सिकुड़ती जाती है और तारे के मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इन तारों के आंतरिक भाग में विस्फोटों के बाद केवल न्यूट्रॉन कण शेष रहते हैं। धीरे धीरे न्यूट्रॉन ठोस रूप ग्रहण करता रहता है और फिर न्यूट्रॉन तारा बनता है। जिन न्यूट्रॉन तारों का ऐसे लाल दानों से जन्म हुआ है जिनका भार सूर्य के भार से लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है, वे लगातार सिकुड़ते जाते हैं और फिर एक काले क्षेत्र में बदल जाते हैं। इस काले क्षेत्र को कृष्णविवर या ब्लैक होल भी कहा जाता है। ये ब्लैक होल भक्षक होते हैं यानी ये अपने आसपास के आकाशीय पदार्थों को अपने में समा लेते हैं या कह सकते हैं कि खा जाते हैं। ये ब्लैक होल अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए जब आपस में टकराते हैं तो ये वाष्प, धूल और गैस के मेघ बन जाते हैं। बाद में इनसे फिर नए तारों का जन्म होता है। इस तरह तारों की यह सृष्टि बनती और मिटती रहती है, पर 1 या 2 दिनों नहीं बल्कि करोड़ों वर्षों में। तारों की आयु करोड़ों वर्षों होती है। अब हम आपको बताते हैं न्यूट्रॉन तारा क्या होता है।
सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाले होते हैं से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। ये न्यूट्रॉन बहुत अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। ये तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। इन्हें पल्सर भी कहा जाता है। अब हम आपको कृष्ण व्यूअर यानी ब्लैक होल के बारे में बताते हैं। कृष्ण व्यूअर या ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का पलायन वहां से नहीं हो सकता। इसे दूरबीन से भी देखा नहीं जा सकता। कृष्ण व्यूअर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा ही की जाती है। कृष्ण व्यूअर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो। ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। नक्षत्र क्या होते हैं? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है, लेकिन भारतीय मनुष्यों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी कल्पना की है। यह आकाश में चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र चित्रा, हस्त, विशाखा, रोहिणी आदि हैं। नक्षत्र दिवस किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। तारामंडल क्या होता है? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल किया जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। अब हम आपको बताएं ध्रुव तारा क्या होता है। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। सप्तर्षिमंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तर्षिमंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ा जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तारों के रंगों से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। जैसे नीला व सफेद युवा तारा है, नारंगी प्रौढ़ तारा है, लाल वृद्ध तारा है। ब्लैक होल के सिद्धांत को चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ग्रह एवं उपग्रह के बारे में और सौरमंडल के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।